चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, Q1 का या Q2 का? Q1 बड़ा है ना? एक चीज तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉड Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q2। तो उस हिसाब से तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन तो सही हो ही गया और बी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कमेंट कर सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, क्योंकि Q1 से फीड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और Q2 पे टर्मिनेट हो रही हैं। Q1 से ओरिजिनेट हो रही हैं और Q2 पे टर्मिनेट हो रही हैं, इसलिए क्या है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब बीच में तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता। अब बताओ, ये Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या Q2 के राइट में जीरो हो सकता है? इन दोनों में से किस रीजन में जीरो हो सकता है? देखो, Q1 अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा और Q2 अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर Q2 अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा और Q1 अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये जो लेफ्ट वाला रीजन है ना, इस रीजन में जब मैं देखने जाऊंगा तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी बेटे, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है, उससे डिस्टेंस भी कम है, तो लेफ्ट ऑफ द Q1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। राइट ऑफ द Q2 में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डेफिनेटली हो जाएगा। तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसका आंसर ए और डी आंसर है इसका। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? देखो, इतने आसान आसान से क्वेश्चन भी आते हैं जेई एडवांस में। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, ये सब लोगों को समझ में आ गया ये वाला? किसी को डाउट तो नहीं है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपन। देखो, अब हम अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का ही क्वेश्चन देखना है हमें। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का देखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16।
कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। 2 आंसर आए हैं सही। उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने पीछे से देख के नहीं बताया, लॉजिकली बताया, लेकिन जैसे ही सही बताया। एक बच्चे ने अभी तुरंत ही एक आंसर बताया, वो सही नहीं है। हाँ, अभी जिसने बताया वो सही। देखो ईमानदारी से करो तो बड़ा आनंद आएगा कर। अच्छा सवाल है ना? यस, एक और सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों ने अब सही आंसर बताया है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है बच्चों। देखो एक सिंपल से लॉजिक से आ जाएगा कि आप इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कर दो। जैसे मैं क्या करूं, सिमेट्रिक पॉजिटिव चार्ज लूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने कोई एक चार्ज लिया, तो ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ ऐसी डायरेक्शन। और अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, इधर एक नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ ऐसी डायरेक्शन। ये दोनों मिलकर के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऐसा कर देंगे क्या, इस डायरेक्शन में ई रिजल्टेंट आ जाएगा, और टेंजेंट की डायरेक्शन में ई रिजल्टेंट आना चाहिए। तो क्या उस हिसाब से यहाँ पर सही है? अब देखो इस वाले डायग्राम में तो ई, ये गलत है। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली लाइन के हिसाब से लग रहा है ई इस डायरेक्शन में, नीचे वाली लाइन के हिसाब से लग रहा है ई इस डायरेक्शन में। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें तो ई की डायरेक्शन ही ऐसे बना दी, यहाँ पर ऐसे बना दी, तो ये भी गलत है। एक ही बढ़िया ऑप्शन है जो है ऑप्शन 1। सबको क्लियर है बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैसे यूज कर सकते हैं?
देखो जैसे और भी एक एक और आईआईटी का ही सवाल मैं ले रहा हूँ, पहले आया था। और देखो किस तरह से है वो क्वेश्चन। वो क्या डायग्राम में उसको, इसलिए मैं जो पुराने पेपर हैं उसमें से ही निकाल रहा हूँ। ये रहा। लुक एट दिस क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हैं सब लोग? 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर ऑप्शन नंबर 4 गलत क्यों था, ये बताओ आप। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है भाई? अपन ने कहा था ना ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाने चाहिए। ऐसे यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है। इसका क्या मतलब है? इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल पा रहा है क्या इन फील्ड लाइन से? तो इन फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये वाली फील्ड लाइन तो वैसे ही इनवैलिड हो गई, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट बना के, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंट बना के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लग जाना चाहिए। ऐसे ही होनी चाहिए। हाँ, क्लोज लूप नहीं बनाती है, कहाँ बना रही है क्लोज लूप? क्लोज लूप नहीं बना, देखो ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गई, तो ये क्लोज लूप थोड़ी ना हुआ। यहाँ पर अंदर फील्ड लाइन नहीं है ना भाई। देखो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। तो फील्ड लाइन का क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से निकली, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो गई बस। अंदर ये कंटिन्यू थोड़ी हो रही है, ये लाइन ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रही, ठीक है? ओके। अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक 4 बच्चों ने बचाया है, चारों ने सही बताया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बीच में एक दो आंसर गलत भी मिले हैं मुझे, लेकिन ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं। एक दो बच्चों ने गलत जरूर बताया। फिर से एक गलत आंसर आया है। देखो जिसमें भी क्लोज लूप बन रहा है उसको तो आप हटा ही दो ना, है ना? तो उस हिसाब से बी हटा दो और डी हटा दो, है ना? बी डी तो हटा ही दो आप।
क्योंकि बी में बीचों बीच में ट्राइंगल के उन्होंने क्लोज सर्कल बना दिया। सही आंसर है इसका सी। सी ऑप्शन सही आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ए, कुछ लोगों ने ए बताया है। ए में क्या गलती है बेटे? ऐसी फील्ड लाइन बना दी हमने। इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करो जरा, इस वाले पॉइंट पे। ये वाला चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये वाला चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेगा। तो क्या रिजल्टेंट डायरेक्शन यही वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जबकि यहाँ तो टेंजेंट ऐसी बना रखी है इन्होंने, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। एक और गलती ए ऑप्शन में क्या है? जैसे मान लो ये फील्ड लाइन बनाई उन्होंने, मान लो एरो नहीं भी बनाया, एरो नहीं भी बनाया, कहीं तो एरो बनाते, या तो इधर बनाते या इधर बनाते। मान लो इधर बना दिया एरो, इसका मतलब चलो इस पॉजिटिव चार्ज से तो निकल रही है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज पे लाइन खत्म हो रही है। लाइन टर्मिनेट कहाँ पे होनी चाहिए? नेगेटिव चार्ज पे खत्म होनी चाहिए। उस हिसाब से भी ये भी एक और गलती है इसमें, है ना? वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, गलत साबित करने के लिए तो एक ही गलती मिल जाए वही काफी है। बी ऑप्शन को इसलिए हटा सकते हैं कि ये बीचों बीच में इन्होंने ऐसी क्लोज लाइन बना दी, तो इसलिए मैंने बी ऑप्शन को हटा दिया। डी में तो कई सारे उन्होंने सर्कल ही सर्कल बना रखे हैं, तो डी गलत है। सी हर लिहाज से सही। हाँ, हो सकता है अपने शीट में ये किसी और एक्सरसाइज में दे दिया हो, है ना? क्योंकि एक्सरसाइज 3 में जनरली क्या करते हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन ही रखते हैं। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए उन्होंने उसको आई सेक्शन में डाल दिया, है ना? तो देखो इस प्रकार से क्या है, हमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया जाए तो नहीं नहीं, मतलब वो कोई एक तरीके से मिस्टेक नहीं है। लाइन चार्ज से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे जाकर के लाइन कहाँ जाएंगी, वो चार्ज पे ही तो टर्मिनेट होंगी, है ना? यहाँ से अचानक से तो गायब नहीं हो जाएंगी लाइन, तो वो तो चार्ज तक तो जा रही है, वो तो अपन मान लेंगे। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। बी ऑप्शन में ये बीच में सर्कल बना दिया ना यार उन्होंने। ये जो देखो बीच में उन्होंने क्या कर दिया है, ये एक सर्कल जैसा बना दिया बीच में। ये सर्कल नहीं बनना चाहिए ना। बाकी बी ऑप्शन ठीक है ना? बी ऑप्शन में बाकी और कोई गलती नहीं है। बस ये जो बीच में सर्कल बना दिया ना, ये वाला सर्कल, कौन सा वाला? ये वाला जो सर्कल बना दिया है, ये दिस सर्कल, ये वाला, ये गलत है, ये नहीं बनाना चाहिए। इस वजह से बी ऑप्शन गलत। हाँ, ये बात भी सही है भाई। देखो क्या है, ये लाइन भी बनाना सही नहीं है एक तरीके से। भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन तो वो स्पिनर, फिजेट स्पिनर जैसा लग रहा है। भैया स्पिनर मत देखो, अपने काम की बात देखो इसमें, ठीक है? हमारे काम की बात क्या है वो समझो, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टीज होती है बेटे, है ना? बिल्कुल सही बात है। ट्राइंगल के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जानी चाहिए। जहां ई जीरो है वहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाना ही नहीं है।
अब वो गलत ही होता, सर्कल के अगर ट्राइंगल होता तब भी गलत ही होता बेटा। क्या होना चाहिए, कोई भी क्लोज लूप बनना ही नहीं चाहिए, है ना, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। ए ऑप्शन में भी लूप बना है बिल्कुल, वो ट्राइंगुलर टाइप का लूप बीच में बना दिया, ये वाला लूप है ना, ये भी गलत है एक तरीके से, ये वाला जो लूप बना दिया ये भी गलत, ये भी गलत है, बिल्कुल सही बात। चलो ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया है कि कैसे करना है इसको। अब हम अपने ये मैं क्वेश्चंस का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में रेफर करने में आसानी रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन करने में अभी भी कंफ्यूजन है बेटे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स की डायरेक्शन पता लगाना बहुत आसान है। आप नॉर्मल तरीके से पता लगा लो, जैसे आप माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज पे कैसे पता लगाते हो, बस उसी तरीके से पता लगा लो, कुछ नहीं करना उसमें, आप ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। बस देख लो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ना, और चार्ज किस, नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा है या पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा है, उस हिसाब से ये हो जाएगा, है ना। अगर हमने एक सर्कल के सरकमफेरेंस पर हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव चार्ज रख दिए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगे। भाई देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगे, कोशिश कर सकते हैं पता लगाने की, कैसे बनेंगे भाई। आधे पे तुमने क्या रख दिया, ये कह रहा है साहब आधे पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये अभी किया तो था, ऐसा ही क्वेश्चन तो था वो, ऐसी बनेगी और कैसी बनेगी, इस तरह की बने। अभी आया तो था ये, ऐसा ही तो वैसा ही तो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखोगे तो ऐसी चली जाएगी, यहाँ पे देखोगे तो इधर से ऐसा, बाकी सब जगह पर ऐसा सर्कल। अच्छा देखो, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, डाइपोल, डाइपोल पे फोर्स कैसे पता लगाया था, या फिर वो मैं उसको बाद में बता दूंगा, है ना, क्लास के बाद थोड़ा आप वेट कर लेना, उसके बाद में बता दूंगा, है ना। अभी अपन आगे चलते हैं, अपन अब हमें अब एक नया टॉपिक पढ़ना है, जो कि है क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या, सर्कल के अंदर से लाइन नहीं जाएंगी क्या, बिल्कुल जाएंगी, अंदर से लाइन जाएंगी, कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इस तरह से, ऐसे। यहाँ पर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ, तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होती है? जैसे मान लो अगर कोई छोटी सी सरफेस है, वेरी स्मॉल सरफेस, ठीक है, उसका एरिया है ds, और उस सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन कुछ इस तरह की, ये क्या है? एन कैप। एन कैप इज वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नो वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ds क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस। मान लो ये बहुत छोटा सा सरफेस मैंने कंसिडर किया है, राइट? बस पॉइंट से थोड़ा सा ही बड़ा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी, और ई वेक्टर और एन कैप के बीच में एंगल थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ds की कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ई ds cos थीटा। ये बराबर हो जाएगा किसके? ई ds cos थीटा। हम इस सरफेस के एरिया को अगर एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें, सरफेस के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो ये जो वेक्टर मिल जाता है ना, इसको ds वेक्टर बोलते हैं। ds वेक्टर, एरिया वेक्टर बोल देते हैं इसको, एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस ds। ये सरफेस का एरिया वेक्टर। है ना? एरिया वेक्टर। सर क्या इसका मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं नहीं नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। एरिया तो स्केलर ही है, लेकिन हमने क्या किया है, एक एरिया के साथ एक वेक्टर एसोसिएट कर दिया है, सरफेस के साथ, प्लेन सरफेस के साथ एक वेक्टर एसोसिएट कर दिया है, जिसको क्या नाम बोल रहे हैं? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर having magnitude equal to the
to the area of the surface and direction perpendicular to the surface. ठीक है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया ऑफ द सरफेस के बराबर है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस के। तो इस हिसाब से ये जो फ्लक्स हम लिख रहे हैं, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ds, इसको मैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी तो लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्लक्स है क्या बेसिकली, है ना? व्हाट इज फ्लक्स? अच्छा, फ्लक्स का किसी को लिटरल मीनिंग पता है क्या? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लक्स किसको यूज करते हैं? हाँ, मतलब बेसिकली ये इट इज एसोसिएटेड विद फ्लो। ठीक है, फ्लो, फ्लो से एसोसिएटेड है ना? इट इज एसोसिएटेड विद द फ्लो। तो बेसिकली क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एक सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं ना, तो हमको क्या मिल जाता है कि उस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात लग सकती है कि सर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पार्टिकल थोड़ी है कि कितना पास हो रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पार्टिकल तो नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली फ्लक्स, अच्छा हमने ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर आप वापस से एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फ्लक्स बेसिकली फिजिकली क्या बताएगा? फिजिकली फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। इनफैक्ट पूरा हम ऐसा लिखना चाहिए, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस is equal to number of field lines crossing that surface। उस सरफेस को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ
surface. Number of field lines crossing a surface. यही बेसिकली क्या है, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आई बात बेटे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा ना, मतलब जितना ज्यादा बड़ा एरिया लोगे उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे, जितना कम एरिया लोगे उतनी कम फील्ड लाइंस पास करेंगे। कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, अ, ये तो एरिया के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, वो एरिया का ओरिएंटेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे देखो, अगर मान लो कि अ, ये कोई एक अ, ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया है ना, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर एरिया लाइक दिस। और इस एरिया के क्या है, बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया। आई प्लेस अ चार्ज क्यू एट इट्स कॉर्नर। और कोई हमसे कहे कि बताओ इस रेक्टेंगुलर एरिया में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो क्या होगा वो फ्लक्स? विल दैट फ्लक्स बी जीरो? क्योंकि इस चार्ज से निकलने वाली कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही होगी। जो इसके प्लेन में लाई कर रही होंगी सबके सब ग्रेज करते हुए इसको जा रही होंगी, कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करते हुए नहीं जा रही, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ए बी सी डी जो सरफेस है, इस ए बी सी डी सरफेस में से फ्लक्स जीरो, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी इज। Sir, can we say E equal to number of field lines per unit area? Yes, E is number of E in fact होता ही है, number of field lines per unit area ही होता है। E is number of field lines per unit perpendicular area। E is number of field lines per unit perpendicular। जैसे देखो क्या है, ये मान लो कोई आपने सरफेस कंसिडर करी है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से ऐसे पास कर रहा है, इस सरफेस में ही लाई कर रहा है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स जीरो, ठीक है। फॉर uniform electric field and planar surface, फ्लक्स को आप लिख सकते हो E इंटू उस सरफेस का एरिया इंटू cos थीटा, where theta is angle between
ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ए वेक्टर कहो या नॉर्मल वेक्टर कहो, एक ही बात। देखो हो क्या रहा है, कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही ना, आर पार नहीं जा रही, इस सरफेस के आर पार नहीं जा रही है, आर पार नहीं, इसको ऐसे क्रॉस करके नहीं जा रही कोई भी, राइट। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि फ्लक्स जीरो है बेटा, ठीक है। ऐसे सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाए तो फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स नॉन जीरो होने के लिए क्या करना चाहिए, उस एरिया को क्रॉस करना चाहिए, उसके अंदर से होकर के जाना चाहिए, तब अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। जब तक कोई ये नहीं बताया कि किस एरिया में से फ्लक्स निकालना है, तो उसका कोई स्टेटमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, है ना। हाँ, मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन क्या होना चाहिए, मान लो कुछ ही एंगल पे भी हो तो वो एंगल कम से कम 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये हमारे पास एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ तब भी चलेगा। ये मान लो यूनिट वेक्टर हो गया एन कैप, तो हम क्या कहेंगे, और इस सरफेस का एरिया ए है, तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स किसके बराबर होगा, ई ए कॉस थीटा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ई के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा और एक कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा का कोई फ्लक्स नहीं हुआ और ई कॉस थीटा का फ्लक्स हो गया ई कॉस थीटा इंटू ए, तो टोटल फ्लक्स हो गया ई ए कॉस। हाँ, if the lines are parallel to the surface, if lines are parallel to the surface, then flux through that surface is zero. Flux through that surface is zero. Otherwise, it will be non-zero, and the exact non-zero value will depend on के इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। बेसिकली ये जो हम फ्लक्स को ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, इसमें से ये जो ई कॉस थीटा वाली टर्म है, ये ई कॉस थीटा क्या बताता है, ये ई कॉस थीटा यही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट या नॉर्मल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। क्या ये बात समझ में आई अभी तक सबके। हाँ, यस, यस लिख के नहीं आ रहा है किसी का, लगता है क्लियर नहीं हुआ पूरी तरीके से। फ्लक्स कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी फ्रैक्शनल। फ्लक्स फ्रैक्शनल हो सकता है, देखो ऐसी बात नहीं है फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल हो सकता है। एक एक बच्चे का डाउट आया, सर क्या
फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? फ्लक्स का सिग्निफिकेंस आपको अभी क्लियर हो जाएगा। फ्लक्स का फिजिकल मत पता चल गया। फिजिकल मतलब क्या है? फील्ड लाइंस से इसका रिलेशन है ना। देखो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखो, एक एक चीज आप ये समझो कि हम लोगों ने हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हमने बना लिया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पढ़ते हैं। फोर्स से हमने पता लगा लिया फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल बना लिया, और फिर पोटेंशियल से हमने पोटेंशियल एनर्जी पता लगा ली। अच्छा, इन सब के सेंटर पे क्या है? इन सब के सेंटर पे है चार्ज। तो चार्ज से फोर्स निकाला, फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद हमने कहा कि यार चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली पता लगा सकता हूँ, चार्ज से पोटेंशियल डायरेक्टली पता लगा सकता हूँ, चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली पता लगा सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फोर्स पता लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल तो पता लगाते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी पता लगा लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी के माध्यम से, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के माध्यम से अपन क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधे पता लगा लेते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, वो बस एक अलग आपने सिस्टम ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है। अपने आप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मतलब चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है, उसकी थ्योरी अपने आप में यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है। अब कई कई बुक्स में, कई जो बुक्स होती हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में पढ़ाते ही हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में यही सब आता है, पार्ट वन में यही सब आता है। क्या आता है? कूलम्स लॉ, चार्ज, चार्ज से निकाला कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, पोटेंशियल आया, पोटेंशियल एनर्जी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। चार्ज से पोटेंशियल निकालोगे तो के क्यू बाई आर, बेसिकली इतना ही। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, चार्ज से फोर्स निकालोगे तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो क्यू इंटू वी करके पता लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस ई डॉट डी आर करके पता लगा सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हाफ एप्सिलॉन टी इसका। दिस इज इन एसेंस, ये सारे पैरामीटर से इलेक्ट्रिक चार्ज के का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो बिहेवियर होता है ना, वो इससे एक्सप्लेन हो जाता है ना। अब क्या कर रहे हैं साहब, सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं? डाइपोल। देखो, कूलम्स लॉ आपका चैप्टर का सेक्शन ए था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज सेक्शन बी, पोटेंशियल वाज सेक्शन सी, पोटेंशियल एनर्जी में सेक्शन डी और सेक्शन ई कवर हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन जो था, सॉरी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाला जो था वो सेक्शन एफ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन था वो सेक्शन जी में आ गया था, सेक्शन एच में डाइपोल आ गया था।
डाइपोल एक एप्लीकेशन है, इन्हीं का एप्लीकेशन है। डाइपोल में कोई नई चीज नहीं पढ़ी है हमने, इन्हीं चीज को अप्लाई करना सीखा। तो अब क्या पढ़ रहे हैं सर? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम इन्हीं चीजों का लोगों ने कहा कि यार देखो एक ऑल्टरनेट तरीके से भी समझो इसको, अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट डिफरेंट मेथड। वो डिफरेंट मेथड क्या है? दैट डिफरेंट मेथड इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ। ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है, इसको आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी डेंसिटी के जो अच्छे क्वेश्चन होते थे वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ। बस ये दो क्वेश्चन कर लो तुम, इसके अलावा तुम्हें कोई भी तीसरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा? एनर्जी डेंसिटी से हॉलो स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर लो, और एनर्जी डेंसिटी से सॉलिड स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर लो। अपने नोट्स बंद करके अपनी रफ कॉपी निकालो, और रफ कॉपी में इंडिपेंडेंटली एनर्जी डेंसिटी की मदद से हॉलो स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर लो खुद से, और एनर्जी डेंसिटी की मदद से सॉलिड स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर लो। ये तुम कर पा रहे हो, सारे सवाल कर दोगे तुम, कहीं नहीं अटकोगे। नहीं कर पा रहे हो तो नोट्स देखो कैसे किया मैंने। नोट्स नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे आकर के फिर पूछ लो। बाकी और कोई एनर्जी डेंसिटी का सवाल करने की जरूरत नहीं है ना। ई इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। हाँ, मैंने ये लिखाया था, क्या लिखाया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to density of field lines। और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया मतलब क्या है? जैसे अगर फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं, तो आपको कैसा एरिया कंसिडर करना है? इन लाइन के परपेंडिकुलर एरिया कंसिडर करना है। ठीक है, तो ई किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय, provided this area must be perpendicular to field lines। ऐसा एरिया ले लिया और उससे आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा आपको, है ना। अब देखो क्या, अब ये,
तो ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हैं? एक ऑल्टरनेट तरीका है इस सबको विजुअलाइज करने। उस ऑल्टरनेट तरीके से हमें काफी फायदा होता है ना? ये जो हमने पढ़ा है अभी तक, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये ये फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस तरीके से जब अपन करने जाते हैं ना, तो ऐसे सिस्टम्स का एनालिसिस करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि कंडक्टर हो गए। सर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या अंतर होता है? ऐसा कंडक्टर को इतना मतलब अलग से क्यों पढ़ते हैं? देखो, कंडक्टर कंडक्टर बहुत विचित्र चीज होती है। विचित्र चीज का मतलब, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बात क्या है, आपने कंडक्टर को कुछ चार्ज डेंसिटी दी, और कंडक्टर को आप किसी चार्ज पार्टिकल के सामने लेकर के आए, तो वो चार्ज पार्टिकल, भले ही छोटे से छोटा चार्ज पार्टिकल ही क्यों ना हो, वो पूरे कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी को चेंज कर देता है। और जैसी चार्ज डेंसिटी चेंज हो गई, हमें पता है, जैसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, सब बदल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, पोटेंशियल बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई, कई चीजों में परिवर्तन आ गया। तो अब ये सब जब तेजी से बदल गया, तो वो बदले हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर से नया इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ नया, ये कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए लोगों ने एक अच्छा तरीका निकाला। वो कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का तरीका है ना? अब जो हम पढ़ रहे हैं, कई कई बुक्स में, कई मतलब फॉरेन बुक्स में भी क्या है, वो लोग, फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनमें दो पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन मतलब ये वाला पूरा, जो ये फंडामेंटल। पार्ट टू मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड गॉस लॉ। तो अभी अपन उसी पे आएंगे। अल्टीमेटली अपने को समझना क्या है? गॉस लॉ समझना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वगैरह जो सभी अपन पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम हुआ क्या? गॉस, फेडरिक गॉस। और उन्होंने एक लॉ दिया, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है। और वो गॉस साहब की खास बात ये थी कि वो मतलब उन्होंने एक नए नए एंगल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाया, है? एक नए तरीके से समझाया, एक नए डायमेंशन उन्होंने ऐड करी। और बेसिकली देखा जाए तो वो इसके बहुत बड़े आदमी थे, कैलकुलस वगैरह के बड़े आदमी थे। तो उन्होंने उसमें इस चीज को इंट्रोड्यूस करके सिंप्लीफाई किया। देखो कैसे समझना। तो हम अभी कैलकुलेट करना क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे पहले। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस में से कितनी पास हो रही हैं, उसको अपन किस क्वांटिटी से रिलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक छोटी सी सरफेस से फ्लक्स पास कर निकालना है आपको, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ई डॉट बी ए वेक्टर। या अगर कोई प्लेन सरफेस से फ्लक्स पास निकालना है, फ्लक्स पास कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो ई डॉट ए वेक्टर कर दोगे। लेकिन ये कब कर सकते हो? ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ई यूनिफॉर्म होना चाहिए और सरफेस प्लेन सरफेस होनी चाहिए। अगर हमारे पास नॉन प्लेनर सरफेस है,
नॉन प्लेनर सरफेस कैसी होती है सर? कैसी भी हो सकती है। ये एक सरफेस ऐसी होती है कर्व टाइप, नॉन प्लेनर सरफेस हो गई, है ना, ऐसी सरफेस हो गई। ये सरफेस क्या हो गई? एक नॉन प्लेनर सरफेस हो गई। एक सिलेंडर, सेमी सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ ए सेमी सिलेंडर, ये अपने आप में क्या हो गई? एक कर्व सरफेस हो गई। ऐसी ऐसी आड़ी तिरछी सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो फिर, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ई कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग जगह पर ई अलग अलग, अलग अलग जगह पर ई अलग अलग हो, डायरेक्शन अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड अलग हो। तो कैसे पता लगाएंगे? इसको हम छोटी छोटी सरफेस से मिलके बना हुआ माने, छोटी सरफेस से मैं इसको डिवाइड करते हैं। और छोटी मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, ऐसी सरफेस को तो प्लेन मान ही सकते हैं, ऐसी सरफेस को तो हम क्या कर सकते हैं? प्लेन सरफेस मान ही सकते हैं। अब यहाँ पर, अच्छा ये सर्फ इतना छोटा मैंने लिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इतने से एरिया में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ ई वेक्टर ऐसा है और इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा है, तो आप इसमें से फ्लक्स निकाल लो, ई डॉट डी ए कर करके, और उसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो पूरी में, ऐसे छोटे छोटे एरिया बना बना करके हर छोटे एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल लो, तो पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा वैसे जिस गॉस की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरिक कार्ल गॉस, इसकी कहानी आपको मैथ्स में सर ने सुनाई होगी, क्योंकि उन्होंने और मैंने मैथ्स दोनों सेम टीचर से पढ़ी हुई है, दोनों ने हमने बंसल सर से पढ़ी हुई है। वो अपनी क्लास में सुनाया करते थे। हाँ, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कहानी। ये ये वही बंदा आज ही सुनाई थी क्या? 11th में सुनाई होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th में आता है। ही वॉज द सेम गाय, ही वॉज द 7 years old, when he was 7 years old, 1 से लेकर के 100 तक का सम उन्होंने अपनी क्लास में सबसे पहले निकाल दिया था। ही वॉज द सेम गॉस जिसका लॉ हम पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ।
गया कि भाई 1 से 100 तक गिनो, और मैं जो भी सबसे पहले गिनेगा उसको एक 1 शिलिंग या 1 पाउंड, जो भी ब्रिटेन की जर्मनी की करेंसी जो भी होती है, जर्मन बच्चा था, फ्रैंक फ्रैंक होती है वहाँ पे, है ना? फ्रैंक मिलेगा सबको एक, जो भी सबसे पहले गिनेगा। तो ही डिड इट। खैर, 1 से 100 का सम, यस, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू 100 जोड़ दिया था बेसिकली, है ना? 1 + 2 + 3 अप टू 100 लिखा, और फिर क्या किया, 100 + 99 प्लस ऐसा ऐसा करके ऐड कर दिया। अल्टीमेटली जो हायर लेवल पे जो साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं, उनके लिए तो मतलब सब एक जैसा ही होता है, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब मतलब क्या हो जाता है, फ्यूजन टाइप हो जाता है। उन लोगों के लिए क्या है ये, हाँ, बिकॉज देखो नेचर को तो पता नहीं ना। आगे मान लो आज को किसी को वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई समझना है, तो उसको मैथ्स भी आनी चाहिए, फिजिक्स भी आनी चाहिए, बायो भी आनी चाहिए। नेचर ने थोड़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से बनाया होगा। नेचर तो बस अपना काम कर रहा है। वो हमें उसको डिवाइड कर करके समझना पड़ता है। शुरू में क्या है, एक साथ सारे एस्पेक्ट समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भाई ये वाला पार्ट फिजिक्स में, ये वाला पार्ट मैथ्स में, ये वाला पार्ट केमिस्ट्री में। बाद में जाके जब आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, कोई इंजीनियर बन के उसको नई कार डिजाइन करनी है, या लेट्स से किसी को कोई अ, नया कंप्यूटर का चिप डिजाइन करना है, तो उसको मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही आने चाहिए। खैर खैर खैर, हम थोड़ा भटक गए। देखो कैसे, तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, तुमको क्लियर होता चला जाएगा। मान लो ये हमारे पास एक्स, वाई और जेड प्लेन है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, और मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर सरफेसेस मैंने ली हैं। इन 3 स्क्वायर सरफेसेस में से कितना कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कौन कौन सी स्क्वायर सरफेसेस हैं ये, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, और लेट्स से एल एम एन आर। या द 3 surfaces as shown in the, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक का पता लगा देता हूँ, बाकी तुम अपने आप निकाल लोगे। ए बी सी डी में से अगर फ्लक्स मेरे को निकालना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के
तीन कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ई नॉट है, वाई कंपोनेंट 2 ई नॉट है, जेड कंपोनेंट 3 ई नॉट। अब एबीसीडी की अगर बात करूं तो एक्स कंपोनेंट की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, जेड की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स हो जाएगा 2 ई नॉट इंटू एल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फ्लक्स थ्रू एबीसीडी अगर मैं निकालने जाऊंगा तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फ्लक्स नहीं आएगा, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आएगा और वो आ जाएगा 2 ई नॉट इंटू एल स्क्वायर। उसी तरह से पी क्यू आर एस और के एल एम एन से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, पी क्यू आर एस से कितना आ जाएगा, 3 ई एल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फ्लक्स थ्रू पी क्यू आर एस कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा बेटे। देखो पी की फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है ई नॉट, वाई डायरेक्शन में है 2 ई नॉट और जेड डायरेक्शन में है 3 ई नॉट। अब पी क्यू आर एस जो सरफेस है उसमें से इन दोनों का कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, सिर्फ जेड वाले का ही पास होगा, तो फ्लक्स टोटल आ जाएगा 3 ई नॉट एल स्क्वायर। और फ्लक्स अगर के एल एम एन से निकाला तो फिर से जेड डायरेक्शन में है 3 ई नॉट, वाई डायरेक्शन में है 2 ई नॉट और एक्स डायरेक्शन में है ई नॉट। तो एक्स वाला ही फ्लक्स पास होगा इसमें, तो ई नॉट इंटू एल स्क्वायर। हाँ बेटे, समझ में आया सबको। अब देखो जैसे किसी बैच, अभी आप लोगों की केमिस्ट्री की भी क्लास है क्या?
अच्छा, मेंस। देखो, एक एक आखिरी सवाल कर जाओ बस, है ना। ये रहा, मान लो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। कैसी सरफेस है? हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। देयर इज अ हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। और इस सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब देखो, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि उन पार्ट को प्लेनर हैं ऐसा मान सकें, और फिर उनमें से फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सके। कुछ अलग अलग लोकेशन पे वो मैं इसके पार्ट ड्रॉ करता हूं। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है हर जगह? नॉर्मल वेक्टर बनाने के लिए भी तो सेंटर से ही ज्वाइन करूंगा ना। हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो नॉर्मल वेक्टर आएगा। तो अगर हम ई डी एस कॉस थीटा लिख रहे हैं इसको, या ई डी ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू हर जगह पर 0 डिग्री आएगी बच्चे। ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दैट इज ई डी ए। और ई क्या लिखोगे? स्फेयर की सरफेस है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो ई तो हर जगह कांस्टेंट आएगा। ई का मैग्नीट्यूड तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा इंटू डी। इस के क्यू बाई आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। डी ए क्या हो जाएगा? इस हेमिस्फेयर का एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ हेमिस्फेयर? 2 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो ये आंसर आपका आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन। बस ये आखिरी सवाल करवा रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, बचपन से नहीं जानते, लेकिन काफी समय से जानते। चलो ठीक है, ये सबके समझ में आ गई भाई बात। ओके। ओके बच्चों, तो फिर बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। व्हाट डू डायरेक्शन डाइपोल शोज? हम्म
इस बात का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। व्हाट डू डायरेक्शन डाइपोल शोज का मतलब क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछ रहे हो क्या आप, क्या पूछ रहे हो? भाई देखो, ये सिंपल सी बात है कि हमें किस बात से मतलब है। भाई डाइपोल हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम है, टू अस इट इज लाइक अ सिस्टम which produces some electric field, some potential, है ना, जिसकी वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल होता है, राइट। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि उस डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या है। अगर आपसे कोई कह दे कि देयर इज अ डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है 2p0 जे कैप, ये उसका डाइपोल मोमेंट है, तो आप फटाफट से समझ जाओगे कि अच्छा, इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज इधर रखा हुआ है, प्लस क्यू इधर रखा हुआ है, ठीक है। और फिर आप ये भी समझ जाओगे कि अच्छा, वाई एक्सिस उसके लिए कैसी लाइन हो जाएगी, एक्सिस वाली लाइन हो जाएगी, और एक्स एक्सिस कैसी लाइन हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी, है ना। कोई आपसे वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो फटाफट निकाल दोगे, एक्स एक्सिस पे पूछे तो फटाफट निकाल दोगे, जेड एक्सिस पर पूछे तो भी फटाफट निकाल दोगे। क्यों बेटे? ये बात समझ में आ रही है? Why is direction from negative to positive? What is the reason? There is no reason. रीजन क्या? भाई कोई रीजन नहीं। अच्छा लगा लोगों को, जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार ऐसे ठीक लग रहा है। उन्होंने कहा ऐसा अच्छा लगता है, इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे क्या है, एक्सिस पर इसी डायरेक्शन में आ जाता है। उसका कोई मतलब ऐसा कोई गहरा रहस्य नहीं है वो, ठीक है। भाई ये कन्वेंशन है ना। उस डायरेक्शन में कोई कोई एक डायरेक्शन तो माननी थी भाई, ठीक है। भाई तुम ऐसे सोचो ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज कोई नेगेटिव क्यों का और प्रोटॉन कोई पॉजिटिव क्यों का? भाई उसने थ्योरी बनाई, उसने ऐसा मान लिया, फिर सब लोगों ने कहा यार ठीक है, दूसरा मान लो। एक मेच्योरिटी वाली बात है ना कि चलो ठीक है, जिसने थ्योरी बनाई उसको इतना तो अधिकार दो कि पॉजिटिव नेगेटिव बना। डाइपोल बनाना क्यों था? डाइपोल बनाना बहुत महत्व है डाइपोल का। डाइपोल का महत्व ऐसा है क्योंकि देखो, हर बार अगर मान लो डाइपोल नहीं होता ना, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत किसको होती है? जैसे कोई कहे कि यार एक H2O मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। इस H2O मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पता लगाना है उसको दिक्कत होगी अगर डाइपोल नहीं बनाओगे तो। H2O मॉलिक्यूल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वन H2O मॉलिक्यूल, डज इट प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, इट विल प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, एक डाइपोल इसमें ऐसा है, एक डाइपोल ऐसा है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में। तो वन H2O मॉलिक्यूल is equivalent to an electric dipole having dipole moment like this। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी वजह से, तो अगर डाइपोल मोमेंट आपको पता है तो 2kp/r³ करके डायरेक्टली पता लगा सकते हो। वरना क्या करते हैं, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजनों का अलग निकालते, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालते, बार बार ऐड करते, है ना। तो इस तरह के सिस्टम्स नेचर में कई जगह पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, ओवरऑल चार्ज तो जीरो है, लेकिन एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है।
तो इनका कंबाइंड इफेक्ट, इनका कंबाइंड इफेक्ट पता लगाने के लिए क्या है, इस पूरे चार्ज की वजह से इकट्ठा इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने का तरीका मिल जाता है ना। ये क्या पूछ रहा है डाउट, इन H2O डाइपोल मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मूव्स फ्रॉम, H2O तो खुद डाइपोल है ना, वो कहाँ मूव कर रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम। H2O मॉलिक्यूल, तुम एक H2O मॉलिक्यूल की, केमिस्ट्री में ऐसा होता है क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बनाया है, आई एम रियली सॉरी। ये ऐसा नहीं होता सर, सेम ही होता है। ऐसा ही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है भाई। मैंने गलत बना दिया था यहाँ, ऐसा होता है, डायपोल मोमेंट होता है। मैंने यहाँ पे गलत बना दिया था, नेगेटिव से पॉजिटिव ही बनाते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर प्रीवियस वन करेक्ट नहीं था भाई। भाई फिजिक्स के हिसाब से तो यही होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कोई भी किताब देख लो। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों बताते हैं, नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम अगर अलग अलग भी है, देखो ऐसा कई बार हो जाता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो कोई बात नहीं उसको, लेकिन फिजिक्स में तो यही सही है भैया, है ना। ओके, हाँ अभी के लिए आप जा सकते हो, बाकी अगली क्लास में करेंगे।